आज के लेक्चर से हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, चलो अब हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की काफ़ी नॉलेज हो गई है, राइट, जितने भी हम वीडियोस कर चुके हैं अभी तक। सो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने देखा है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हमने किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, राइट, जब हायर एनर्जी इलेक्ट्रो रेडिएशंस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे थे, ठीक, और जब उससे कम एनर्जी के रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे थे आपके, राइट, वहाँ पे हम बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेचिंग्स देख रहे थे, ठीक। और अब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम यहाँ पे बात करेंगे इन कनेक्शन टू NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में है, उसकी वो और भी लेसर एनर्जी की है, ठीक। तो यहाँ पे जो लेसर एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं वो इंटरैक्ट करती हैं एटम के न्यूक्लियाई से जाके, राइट, एटम के न्यूक्लियाई से जाके, राइट। सो यहाँ पे जो आपकी रेडिएशंस हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की जो रेडिएशंस हैं ये न्यूक्लियाई से इंटरैक्ट करेंगी, ठीक, न्यूक्लियाई से इंटरैक्ट करेंगी, सिर्फ उन्हीं न्यूक्लियाई से इंटरैक्ट करेंगी दैट हैज अ नेट स्पिन। हम थोड़ा सा स्पिन के बारे में अभी बात करेंगे न्यूक्लियाई के। आपने पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में या छोटी क्लासेस में स्पिन पढ़ा होगा, राइट, जैसे हम इलेक्ट्रॉन का स्पिन पढ़ते थे। इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो हम स्पिन क्वांटम नंबर से देते हैं, ठीक। देखो या तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप होता था या डाउन होता था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन था। इसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन की बात करें, बेसिकली हम यहाँ पे पहले प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, फिर कार्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक। सो इसीलिए हम इन न्यूक्लियाई के हेल्प से हम डिटरमिन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो हम पहले बात करेंगे प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। अब देखो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्रोटॉन है, राइट, जो प्रोटॉन है आपका, हम इसके स्पिन की बात करेंगे, ठीक। थोड़ा सा पहले स्पिन समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप होता था या डाउन होता था, राइट, जो हम देते थे S = +½ या -½ से, ठीक ठीक। इसी तरीके से कुछ जो न्यूक्लियाई हैं जैसे प्रोटॉन, कार्बन, राइट, ये जो न्यूक्लियाई हैं, दीज न्यूक्लियाई हैव नेट स्पिन। जिन न्यूक्लियाई के पास नेट स्पिन होता है दे ओनली कैन शो NMR स्पेक्ट्रम, राइट। सो टू बी NMR एक्टिव nucleus should have net spin, right, to be, ये लिख लेना, to be NMR active nuclei should have net spin, ठीक। और अगर नेट स्पिन नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम है, हीलियम का स्पिन को हम I से डिनोट करते हैं, स्पिन 0 है, ठीक है। सो दिस विल बी NMR inactive nuclei, NMR inactive nuclei, right। so to be NMR active mostly हम क्या कहते हैं, nuclei that have odd atomic number or odd mass number, right, nuclei that have odd atomic number or odd mass number are NMR active। ये चीज ध्यान में रखना, राइट। जितने भी इवन एटॉमिक नंबर और मास नंबर वाले न्यूक्लियाई होते हैं दे आर NMR inactive, ठीक। This is the basic condition for a nuclei to show NMR spectrum, ठीक। जैसे F19 है,
this will be, this has a 19 is odd, so this is your NMR active. ठीक, राइट। और जैसे आपका कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 है, राइट, दीज आर इवन न्यूक्लियाई, इनको हम बोलेंगे इवन न्यूक्लियाई, जिनके पास इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, दीज आर NMR इनएक्टिव। अब NMR इनएक्टिव क्यों होते हैं ये? क्योंकि इनका नेट स्पिन 0 होता है। ठीक, अब नेट स्पिन 0 कैसे होता है? इवन में क्या होते हैं? इवन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के पेयर्स होते हैं, राइट। अगर मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पेयर्स हैं हमारे पास, ऐसे मान लो ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, राइट, इनके पेयर्स हैं। तो एक हम लेते हैं, एक अप स्पिन कर रहा होगा, एक नीचे, एक अप, एक नीचे, एक अप, एक नीचे, ठीक है, इस तरह से। सो नेट स्पिन कितना हो जाएगा? जब इनके पेयर बने होंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, एक दूसरे का स्पिन कैंसिल कर देता है, राइट। सो इन केसेस में, इन सभी केसेस में आपका जो नेट स्पिन होता है वो 0 होगा। ठीक, इसीलिए नेट स्पिन 0 है, सो दीज आर NMR इनएक्टिव। NMR इनएक्टिव कौन से होंगे? जिनका आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर इवन होगा, क्योंकि इनके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट। जब इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, उनका पेयर बन जाएगा एंड दे कैंसिल ईच अदर स्पिन। ठीक, और दे आर नॉन मैग्नेटिक ऑल्सो। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स वगैरह में। ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, इट हैज अ नेट स्पिन, ठीक, जिसकी वजह से द न्यूक्लियस इज मैग्नेटिक। चलो, दिस इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, राइट। अब देखो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी एनर्जी? एनर्जी इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, राइट। मान लो प्रोटॉन की हम बात करते हैं, किसी मॉलिक्यूल में से CH3, CH2OH, इनमें डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, राइट। किसी प्रोटॉन का न्यूक्लियाई, किसी प्रोटॉन का जो स्पिन है वो अप होगा, राइट, किसी का डाउन होगा, राइट, ऐसे अप होगा, किसी का डाउन होगा। ठीक, अब देखो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कहते हैं दैट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ magnetic field, all these nuclei are randomly oriented, right? Spin of all these nuclei are randomly oriented in the absence of magnetic field. In the absence of magnetic field, H0 से डिनोट करते हैं हम इसको। nuclei, all nuclei are randomly oriented. These are randomly oriented. इनका स्पिन randomly oriented है, राइट, और सबकी एनर्जी सेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, with same energy, in the absence of magnetic field. अब देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, राइट, in the presence of magnetic field, क्या होगा? देखो, ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं ना, जिनका जिनके न्यूक्लियस का स्पिन रैंडमली ओरिएंटेड था, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, these nuclear spins will either align, let me write it, either it will align with magnetic field or it will align against magnetic field. ठीक, देखो, जब ये न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करी है, से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये,
जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करूंगा, कुछ न्यूक्लियाई विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ, कुछ न्यूक्लियाई, देखो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये प्रोटॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास, ठीक, और जब ये स्पिन करेंगे, राइट, सो दे प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज ध्यान में रखना। सो स्पिनिंग न्यूक्लियाई will produce their own local magnetic field. All these spinning nuclei will produce their own local magnetic fields. Local magnetic field, जिसको हम बोलते हैं induced fields, ठीक। अब देखो कुछ न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे इसका भी तो डायरेक्शन होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, वो हम किससे देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से। ये चीज ध्यान में रखना, ये लिख लेना, मैग्नेटिक मोमेंट से। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है दैट tells us about the magnitude and direction of magnetic field, right? जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन में होगा, that will align in the direction of magnetic field. So वो न्यूक्लियाई that gets aligned in the direction of magnetic field, इनकी एनर्जी कम होगी, राइट, इनकी एनर्जी कम होगी, और लेसर एनर्जी न्यूक्लियाई को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, राइट। तो इनका स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट। अब जो न्यूक्लियाई अलाइन होंगे अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, जब अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होंगे तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि इट विल ट्राई टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो सम न्यूक्लियाई विल अलाइन themselves against the direction of magnetic field, right, against the direction of external magnetic field. इनका मैग्नेटिक मोमेंट इनके इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक मोमेंट से ऑपोजिट है। जब ये ऑपोजिट अलाइन करेगा तो इसकी एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक, और इसको हम बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट, ठीक। ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी स्पिन स्टेट है। आई होप ये समझ में आया ये कैसे बना। इन ये अल्फा बीटा स्पिन स्टेट्स कब अराइज होती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, व्हेन डिफरेंट न्यूक्लियाई विल अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। जो विद मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होंगी, इन जो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगी, उनकी एनर्जी कम होगी, उसको उन्हें हम बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट। और जिन न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगा, जैसे ये वाला, इनको हम बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट, इनकी एनर्जी हायर होती है, राइट। सो कुछ न्यूक्लियाई लोअर स्टेट में ओरिएंटेड है और कुछ हायर एनर्जी स्टेट में ओरिएंटेड है, ठीक। अब देखो इनका एनर्जी डिफरेंस कितना है, डेल्टा ई, दैट मीन्स आपका अल्फा और बीटा के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये है डेल्टा ई, ठीक। अब देखो ये न्यूक्लियाई जो अल्फा स्टेट में है, जब ये न्यूक्लियाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि आरएफ रीजन में है, when these nuclei in alpha spin state absorb electromagnetic radiation in RF region, they will flip, right, they will flip to beta spin state. That means अगर इनका स्पिन ऐसा है, राइट, तो देखो अगर अभी इनका स्पिन ऐसा है इसका और बीटा वाले का है ऐसा, ठीक। अब जब एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये न्यूक्लियाई जो अल्फा स्पिन स्टेट में है ये हायर एनर्जी स्पिन स्टेट में चले जाएगा बीटा में, ठीक, और इन दोनों का जो स्पिन है वो बीटा स्पिन स्टेट हो जाएगा, ठीक, ठीक। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। नाउ आई होप इट इज क्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रम में किस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन आरएफ रीजन are absorbed by nuclei
एंड दे चेंज देयर स्पिन स्टेट। ठीक है, अब ये अपनी स्पिन स्टेट चेंज कर देते हैं। अब हमें पता है कोई जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में से लो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, देन दे कम बैक टू देयर लोअर एनर्जी स्टेट। यहां पर भी जब न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में जाएंगे, देन आफ्टर दैट दे कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। इसके लिए हम यहां पे एक टर्म यूज करते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन प्रोसेस। ठीक, ठीक। So after excitation the nuclei relax and they come back to their ground state, right? इसके बारे में हम through several steps, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक, I hope बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक, अब देखो अगर हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करें, ठीक, NMR स्पेक्ट्रोस्कोप में ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, दिस इज NMR स्पेक्ट्रोस्कोप में दिस इज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, और जो ये एनर्जी थी RF रीजन की, इस एनर्जी का सोर्स होता है, राइट। इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोप वी हैव electromagnet that generates this external magnetic field, and then you have source of energy जो RF रीजन में, जो RF रीजन की एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूक्लियाई को फ्लिप करने के लिए। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक। देखो अब एक चीज समझनी है हमें, रेजोनेंस कंडीशंस। रेजोनेंस कब होता है, छोटा सा टर्म है रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस तब होगा व्हेन I'll just drop this। देखो रेजोनेंस तब होगा जब आपकी ये कंडीशंस मैच करेंगी, एनर्जी डिफरेंस, इतनी एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब इतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड कर सकेगा तो आपका न्यूक्लियाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रेजोनेंस में आ जाएगा, राइट। दिस ये टर्म आपको बार बार आगे आएगा। when there is right combination of magnetic field और आपका electromagnetic radiation, right, then nuclei will absorb radiation and will come into resonance। ठीक, ठीक। सो रेजोनेंस कंडीशन कब अचीव होगी, when nuclei is under right condition of magnetic field and electromagnetic radiation, right। जब देखो, अब देखो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया, इस मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया। ठीक, और ये जो एनर्जी डिफरेंस इसने प्रोड्यूस किया है इस मैग्नेटिक फील्ड ने, राइट। अब इतनी एनर्जी जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो RF रीजन में है इस न्यूक्लियाई को देगी, राइट, तब ये न्यूक्लियाई अपना जो स्पिन है वो फ्लिप कर देगा, एंड वी से दैट रेजोनेंस इज अचीव्ड बाय द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इज अंडर राइट conditions
condition of H0 external magnetic field and electromagnetic radiation to flip its spin. ठीक, अगर इस तरह से है इसका स्पिन तो इसका स्पिन ऐसा हो जाएगा आफ्टर रेजोनेंस. ठीक, ठीक. अब देखो डेल्टा E इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना. डेल्टा E इज इक्वल्स टू या H0 कर लो इसको, जो मैंने आपको ये अभी ऊपर पढ़ाया है, समथिंग रिलेटेड टू दैट. देखो जो आपकी एनर्जी डिफरेंस ये है, ये एनर्जी डिफरेंस किस वजह से आया था? जब हमने इस मॉलिक्यूल को से, ये जो मॉलिक्यूल था इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया था, राइट. जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी तो कुछ प्रोटॉन्स अल्फा स्पिन स्टेट में चले गए थे. दैट मीन्स उनका जो स्पिन था वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था जो मैंने अप्लाई किया, और कुछ न्यूक्लियाई का जो स्पिन था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गया, राइट, विच इज द हायर एनर्जी स्टेट. ठीक, अब देखो ये, अब जब इन दोनों में क्या है, एनर्जी डिफरेंस आ गया, राइट. जो अल्फा स्पिन स्टेट में है लोअर एनर्जी में है, जो बीटा स्पिन स्टेट में है वो हायर एनर्जी में है. ठीक, और उनमें एनर्जी डिफरेंस ये डेल्टा E आ गया. ठीक है, जो आया इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ये फॉर्मूला इन दोनों का रिलेशन दिखाता है. तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी डिफरेंस होगा अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट में. ठीक, तो जितना ज़्यादा ये एनर्जी डिफरेंस होगा अल्फा बीटा स्पिन स्टेट में, उतनी हाई एनर्जी की रेडियो फ्रीक्वेंसी, उतनी हाई एनर्जी की हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करनी पड़ेगी न्यूक्लियाई पे, सो दैट इट कैन फ्लिप इट्स स्पिन, राइट. और जितना हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करेगा, राइट, एट हायर मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, राइट. सो टू ऑब्टेन ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी इसे ध्यान में रखना. टू ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा H0 should be high and your H0 should be high. अगर H0 हाई होगा तो डेल्टा E भी हाई होगा. ठीक है, और आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी हायर फ्रीक्वेंसी की देनी पड़ेगी, सो दैट न्यूक्लियाई कैन फ्लिप इट्स स्पिन, राइट, एंड यू विल ऑब्टेन अ हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा. ठीक, और ये जो गामा है, ये गामा को हम बोलते हैं, गामा इज योर गायरोमैग्नेटिक रेशियो विच इज कांस्टेंट फॉर अ न्यूक्लियाई. ठीक, लेट मी जस्ट रब दिस. अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है NMR स्पेक्ट्रास के से, राइट. कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम करते हैं. आई होप ये सब बेसिक था, ये आपको आना चाहिए, राइट. स्पेक्ट्रा किस वजह से बनता है, ठीक, और ओरिएंटेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कुछ न्यूक्लियाई अपने आप को अल्फा स्पिन स्टेट में ओरिएंट कर देती हैं और कुछ अपने आप को बीटा स्पिन स्टेट में ओरिएंट कर देती हैं. ठीक है, और जो बेसिक चीज़ है टू ऑब्टेन NMR स्पेक्ट्रा इज दीज डिफरेंट स्पिन स्टेट्स ऑफ HNMR, different spin states of protons. ठीक, नाउ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, थोड़ा सा हम देखते हैं स्पेक्ट्रा हमें किस तरह का दिखता है. इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम NMR स्पेक्ट्रा. देखो जो NMR स्पेक्ट्रा होता है ना, उसमें डिफरेंट सिग्नल्स दिखते हैं, डिफरेंट पीक्स दिखती हैं. ठीक, मान लो, और प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें हमें डिफरेंट प्रोटॉन्स के सिग्नल्स मिलते हैं जो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में हैं. ठीक,
हमें यहाँ पे बेसिकली सिग्नल्स मिलते हैं ड्यू टू प्रोटॉन्स, ड्यू टू प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, ठीक है। अब देखो इसमें 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक मिथाइल प्रोटॉन्स है, एक मेथिलीन प्रोटॉन्स है, और एक है OH ग्रुप का प्रोटॉन। तो मुझे 3 सिग्नल्स मिलेंगे, यहाँ पे 3 सिग्नल्स मिलेंगे, राइट। और देखो कुछ इस तरीके का होगा, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पे होंगे ये, ठीक। इस तरह से ठीक, ये है आपका, ये वाला सिग्नल है ड्यू टू दिस H, ठीक है। और ये है H2C, इस प्रोटॉन की वजह से ये सिग्नल है, ठीक। और इन प्रोटॉन्स की वजह से, मिथाइल प्रोटॉन्स की वजह से ये सबसे बड़े वाला सिग्नल है, ठीक है। और दीज सिग्नल्स आर ड्यू टू दीज प्रोटॉन्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक। और इनके जो इनका जो एरिया है, राइट, दीज आर ड्यू टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जितना ज़्यादा एरिया है उतने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, छोटी सी चीज़ है ये। राइट, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स, 3 सिग्नल्स हैं, विच इज ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ different hydrogen atoms in the molecule, right. So signals, these are due to different hydrogen atoms in a molecule, ठीक है। और एरिया अंडर ईच कर्व जो दिख रहा है आपको, एरिया अंडर ईच सिग्नल, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं उतना ज़्यादा एरिया होगा। एरिया अंडर ईच सिग्नल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम कुछ सिग्नल स्प्लिटिंग वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।